हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि एक देश को बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया है तब से हमारी इकोनॉमी ज्योग्राफी से जुड़ चुकी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये दो वीडियो, एक वीडियो जब ईरान पे हमला हुआ उससे पहले की, ये जो लाल रंग के आप बिंदु देख रहे हैं जो जा रहे हैं, ये सारे ऑयल टैंकर से क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे ये आसानी से पास कर बिना किसी दिक्कत के, और यहां से पूरी दुनिया का तेल पास होता है। क्रूड ऑयल का ट्रेड इसी रास्ते से होता है जो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन अगर आपको मैं ये चीज बता दूं, जब से ईरान पे हमला हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल के टैंकर्स आपको ज्यादा घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, जस्ट लुक एट, दुनिया रुक सी गई है। यानी हमला तो ईरान में हुआ लेकिन क्रूड ऑयल का संकट पूरी दुनिया में। ये दो सैटेलाइट इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर की, ये बिफोर है, देखिए आराम से पास ऑन हो रहा है, पूरी दुनिया में तेल जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जंग हुई ऑयल टैंकर्स रुके हुए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बिल्कुल पास है। अब इसी के करके भारत में भी तेल की दिक्कत हो रही है। इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस के करके भारत में भी एलपीजी की दिक्कत हो रही है। हमने बहुत सारे बड़े शहरों में देखा जहां पर ये बातें सामने आई कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है एलपीजी का सिलेंडर खरीदने के लिए। क्या है पूरा इश्यू? और सरकार ने एक अजीब टाइप की इमरजेंसी भी लगाई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत। उसमें क्या क्या होता है, क्या उससे सचमुच जो ये एलपीजी क्राइसिस भारत में चल रहा है ये रिजॉल्व होगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम एलपीजी की बात करें तो इंडिया का लगभग 59.1% एलपीजी इंपोर्ट होता है। यानी हम बाहर की दुनिया से लेते हैं, स्पेशली इन खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट देशों से। केवल 40.9% जो एलपीजी है ये हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो हम 31.3 मिलियन टन हमारी कंजम्पशन है एलपीजी की। और एक चीज आपको यह बता दूं कि ये एलपीजी की जरूरत 33.08 करोड़ हाउस होल्ड्स में, लगभग 34 करोड़ घरों में इस एलपीजी की जरूरत पड़ती है। और आप ये चीज भी याद रखेंगे कि जो भले ही सरकार के पास थोड़ा बहुत उन्होंने रखा ही होता है कुछ दिन चलाने के लिए, जैसे मोदी सरकार ने कहा भी था कि 25 से 30 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं पैनिक बाइंग भी हो रही है। ऐसा लोगों को डर है कि शायद ये जंग अगर लंबी चली तो हो सकता है एलपीजी की कमी हो जाए। यहां पर एक मैप देखिए, ये देखिए, ये ईरान, यहां पे सामने आपको यूएई, ओमान दिखेंगे। ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से आप शिप को पास होते हुए देख रहे थे। खमई साहब की डेथ के बाद जो ईरान ने सबसे बड़ा कदम उठाया था वो ये था कि दुनिया को थ्रेटन किया कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे। इस रास्ते से ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में भी तेल आता है, और इस रास्ते को बंद होने से दिक्कत बड़ी होने वाली। ये देखिए, पूरी दुनिया का 30% ऑयल ट्रेड और 20% जो एलएनजी का ट्रेड है वो इसी रास्ते से, यही वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से यूरोप भी आप देखेंगे जा रहा है और एशिया में भी आता है, स्पेशली भारत जैसे देशों में। तो एक बड़ा इश्यू तो है। आज आपने बयान भी सुना होगा कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर ईरान इसको बंद करता है तो हम लोग अटैक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई के साथ करेंगे। सोचने वाली बात है ना कि कैसे ज्योग्राफी इकोनॉमी के साथ जुड़ चुका है। हमारा पड़ोसी देश तो ऑलरेडी इसकी मार झेल रहा है। कल अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा या आपने कोई चैनल पे देखा होगा तो आपने जरूर ये चीज देखी होगी कि वहां पर केवल 4 दिन वर्किंग कर दिया गया क्योंकि गैस है ही नहीं, पेट्रोल की कमी। इवन अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो 3 गुना दाम पेट्रोल के बढ़े हैं जब से वॉर स्टार्ट हुई है, 3 टाइम्स। तो पाकिस्तान तो पैनिक मोड में इसके करके आ ही चुका है। एक चीज याद रखिएगा कि ईरान और पाकिस्तान नेबर्स, तो भी उन्हें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा
कि सारा क्रूड ऑयल का जो एशिया में आ रहा है रास्ता वो यही है। अब क्या इंडिया में भी एलपीजी के क्राइसिस होने वाले हैं जैसे हम न्यूज में देख रहे हैं? क्या ये खबरें बिल्कुल सच है? अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो जो बड़े शहर है, एक अगर आपको न्यूज आर्टिकल दिखा दूं यहां पर, तो आप देखेंगे बेंगलोर, बॉम्बे और चेन्नई, ये 3 मेजर सिटीज हैं जहां पे रेस्टोरेंट्स पे ऑलरेडी हीट पड़ते हुए लोग देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स का ऐसा कहना है कि उनके पास गैस नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स का ऐसा कहना था कि उनको एलपीजी मिल नहीं रहा, इसीलिए ऐसी न्यूज आप देख रहे थे। इसी के बाद सरकार ने एक एक्ट लगाया, एक एक्ट का यूज किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ताकि एलपीजी का जैसे पाकिस्तान में जो हाल हुआ है सप्लाई ना होने के करके, भारत में ऐसा असर ना पड़े। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, क्यों इसे केंद्र की सरकार यूज कर सकती है, वो पूरा विश्लेषण मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अनअकैडमी के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ के इस बार के यूपीएससी रिजल्ट में हमारे AIR 1 अनुज अग्निहोत्री जी हैं, इन्होंने अनअकैडमी की ऐप पे 280 आवर्स की क्लासेस दी। उसी के साथ साथ हिंदी मीडियम के जो टॉपर है वो भी आपको अनअकैडमी से ही मिलेंगे। इन दोनों ने हमारे मंजिल इवेंट पे आके शोभा भी बढ़ाई थी। अनअकैडमी इसी उत्सव में आपके लिए लोवेस्ट प्राइस लेके आया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन आपको 16,999 रुपीज में मिल रही है। और एक चीज आपको बताओ, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्ट है क्या, क्यों ये एक्ट यूज किया जाता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जब पार्लियामेंट ने पास किया तो ये माइक्रो इकोनॉमिक जो डिमांड सप्लाई का स्ट्रक्चर होता है उसके शील्ड, एज ए शील्ड से यूज किया गया था। इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपको पता था कि किसी भी चीज की प्राइस डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई। भारत में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और काफी सारे मिडिल क्लास हैं। ये डिमांड और सप्लाई मेंटेन रखना सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि प्राइस एकदम ना बढ़ जाए। इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। एक चीज आपको बता दूं कि इस एक्ट के आने के बाद सरकार किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, केंद्र सरकार। अब आप बोलेंगे कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि अगर आप हमारा संविधान खोलेंगे, उसमें शेड्यूल 7 है, उसमें कंकरेंट लिस्ट की आप एंट्री 33 देखेंगे तो वो डील करता है कि यहां पर डिमांड और सप्लाई जो चीजों की, उस पर केंद्र भी कानून बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र के पास ये पावर है क्योंकि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है हमारे यहां। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को यूज करके, क्योंकि संवैधानिक पावर उसके पास, डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है। 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के। पहला ऑब्जेक्टिव कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इन चीजों की जमाखोरी ना। दूसरी बात यह कि सारी की सारी चीजें फेयर प्राइस पे अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी चीज की प्राइस 2 चीजों पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई, और ये एक्ट दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। तीसरा, जो ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, इनको रोकना और उनको सजा देना तो ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आपको पता है एलपीजी के जो मेन कंपोनेंट्स है वो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों के दोनों केमिकल हम लोग रिसीव करते हैं क्रूड ऑयल से। जो कच्चा तेल आता है, जिससे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, जिससे हम लोग डीजल निकालते हैं, उसी से ये प्रोपेन और ब्यूटेन भी निकलते हैं। इसी प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज करके एलपीजी बनाया जाता है। यही प्रोपेन और ब्यूटेन इवन फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं क्योंकि केमिकल। बाकी जगहों पर इसकी परसेंटेज, इस प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई को रोका गया है। एक फिक्स परसेंटेज की कही गई है क्रूड ऑयल की कंपनियों को कि आप इतना ही परसेंटेज केवल फर्टिलाइजर्स के लिए 80% देखेंगे, अगर आप 70% आप फर्टिलाइजर्स के लिए रखेंगे, जनरल इंडस्ट्रीज के लिए आप केवल 80% तक
कैप कर दिए कि इससे ज्यादा आप उन्हें नहीं दे सकते। आपको सारा क्रूड ऑयल 100% क्रूड ऑयल अवेलेबल रखना है एलपीजी के लिए, डोमेस्टिक एलपीजी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं डिमांड देखते हुए सप्लाई को बढ़ाया है, और सप्लाई बढ़ाते हुए क्रूड ऑयल की कंपनियों को कहा है कि जिन बाकी क्षेत्रों को आप ये ब्यूटेन प्रोपेन देते हैं उनको नहीं देंगे, आप उनको कम परसेंटेज में देंगे, आप मैक्सिमम को रिजर्व रखेंगे एलपीजी के लिए। तो ये इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, जो आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए, जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि सेंटर के पास पावर है, वो कंट्रोल ऑर्डर इश्यू कर सकता है। कंट्रोल ऑर्डर्स, वर्ड सुनिएगा, वो कंट्रोल ऑर्डर्स इश्यू कर सकता है किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। उसी के साथ साथ यहां पर यह भी चीज कही गई है कि सेंटर किसी भी चीज को इस लिस्ट में डाल सकता है। ये पावर इस एक्ट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। आपको एक चीज बता दें कि इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सरकार उनकी डिमांड और सप्लाई भी कंट्रोल कर सकती है इसी एक्ट के अंतर्गत। तो आज पेट्रोल पे किया हुआ है, कल सरकार बाकी क्षेत्रों में भी ये चीज का यूज कर सकती है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के इन प्रयासों से डिमांड और सप्लाई जो एलपीजी की है वो सुनिश्चित होगी, बैलेंस होगी, या हम भी जैसे पाकिस्तान जिस ओर जा रहा है हम भी उसी ओर जाएंगे? मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट गाइस।